सो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम बात करेंगे असेस, असेसी, असेसमेंट, इन सारे वर्ड्स की। तो असेस ये जो वर्ड है ये बेस वर्ड है। दिस वर्ड इज नोन एज बेस वर्ड। इस वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स का आपका क्या बोल सकते हैं ना, इसे सोर्स है, उसमें से बहुत सारे वर्ड्स ओरिजिनेटेड हुए हैं। और असेस का टेक्निकल मीनिंग तो होता है कंप्यूटेशन। सिंपल अगर आप बात करोगे, असेस का मतलब होता है कंप्यूटेशन। एंड टू कंप्यूट टैक्स यू नीड टू हैव टू थिंग्स, ठीक है ना। आपके पास दो चीजें होनी चाहिए कंप्यूट करने के लिए। अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए? टैक्स। और टैक्स कंप्यूट करने के लिए हमें चाहिए रहता है टैक्स बेस इनटू टैक्स रेट। तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी कंप्यूटेड। अब टैक्स बेस मतलब यहां पे इनकम टैक्स में होता है टोटल इनकम, और टैक्स रेट्स तो आपको पता ही है, नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स भी होते हैं जो फाइनेंस एक्ट में दिए जाते हैं, और स्पेशल रेट ऑफ टैक्स भी होते हैं। तो टैक्स रेट्स के ऊपर हमारा डिस्कशन हो चुका है। तो मेजरली अभी हमारी जो एनर्जी लगने वाली है फ्रॉम हियर ऑनवर्ड इज टू कंप्यूट द टैक्स बेस, मतलब टोटल इनकम कंप्यूट करने के लिए टाइम लगने वाला है। सो व्हाट वी कॉल इट द होल प्रोसेसर इज नोन एज असेसमेंट। तो असेस इस वर्ड से क्या क्या निकला है? असेस इस वर्ड से वर्ड निकला गया है असेसमेंट। असेसमेंट मतलब प्रोसीजर इन विच टैक्स इज डिटरमाइंड आइदर बाय असेसी, अगर असेसी करता है तो उसको सेल्फ असेसमेंट बोला जाता है, और कभी कभी डिपार्टमेंट आपका रीअसेसमेंट करता है, उसे हम डिपार्टमेंटल असेसमेंट भी बोलते हैं, बेस जजमेंट असेसमेंट भी बोलते हैं, क्रॉस चेकिंग बोलते हैं, कभी कभी रीअसेसमेंट भी वर्ड यूज किया जाता है। तो दैट इज द वर्ड असेसमेंट। जिसका असेसमेंट होता है उस पर्सन को हम असेसी के नाम से जानते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आपका इनकम टैक्स में अगर कंप्यूटेशन हो रहा है तो यू विल बी कॉल्ड एज असेसी, या इनकम टैक्स के साथ आपकी कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है, पेनाल्टी प्रोसीडिंग, अपील प्रोसीडिंग, तो आपको असेसी बोला जाएगा। आपने अगर इनकम टैक्स में डिफॉल्ट किया हुआ है तो, या टीडीएस आपने भरा नहीं है, टीडीएस करके एक चैप्टर है, तो वहां पे आपको असेसी इन डिफॉल्ट माना जाता है। और इनकम टैक्स में एक प्रोविजन है जहां पे डीम्ड असेसी भी बोला जाता है। जैसे छोटा बच्चा है कोई, तो 6 महीने का, इसने इनकम अर्न किया हुआ है हगीज की एड में काम करके, और इसका अगर इनकम टैक्स नहीं भरा गया तो इसे हम अरेस्ट नहीं कर सकते। वो तो 6 मंथ का बेबी है, उसको नहीं पता कि टैक्स भरना होता है। तो इसके जो रिप्रेजेंटेटिव असेसी रहेंगे उनको हमें अरेस्ट करना पड़ेगा, मतलब उसके पेरेंट्स होंगे या लीगल गार्डियंस होंगे। अब वहां पे वो लोग क्या बोल सकते हैं कि नहीं साहब, हम तो असेसी है नहीं, हमने तो इनकम कमाया नहीं है। तो डिपार्टमेंट इनको बता देगा सर आप असेसी नहीं हो, लेकिन आप डीम्ड असेसी हो, मतलब आपको असेसी माना जाएगा फॉर द प्रोविजन ऑफ द लॉ। तो असेस के वर्ड में से ही असेसमेंट निकला, असेसी निकला, ठीक है ना। असेसी का असेसमेंट ईयर में होता है। असेसी का असेसमेंट ईयर में होता है। असेसमेंट ईयर में एक बार असेसमेंट कंफर्म जब डिपार्टमेंट करता है तो डिपार्टमेंट एक ऑर्डर पास करता है, उस ऑर्डर को बोला जाता है असेसमेंट ऑर्डर, ठीक है ना। और ये ऑर्डर पास करने वाले ऑफिसर को असेसिंग ऑफिसर भी बोला जाता है, एओ भी बोला जाता है। तो आप देख सकते हो असेस वर्ड में से कितने सारे वर्ड्स बाहर निकले हुए हैं। तो यहां पे उन सारे वर्ड्स का रिलेवेंस हम पढ़ने वाले हैं। असेसी का डेफिनेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इन द लॉ। देखो हमारे इनकम टैक्स लॉ में ना हजारों डेफिनेशन होंगे, मैं सारे डेफिनेशन को इंपॉर्टेंट नहीं लिखने वाला, बट देयर आर सर्टेन डेफिनेशन व्हिच आई नो आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। तो डेफिनेशन ऑफ असेसी इज वन ऑफ द डेफिनेशन which is definitely important from the examination perspective. अब तक मैंने आपको 224 का डेफिनेशन बताया, इनकम का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। I have already told you this particular clause, इनकम का डेफिनेशन। अब मैं आपको दूसरा डेफिनेशन बता रहा हूं कि पर्सन का डेफिनेशन भी आप पढ़ लो, वो भी इंपॉर्टेंट है। और असेसी का डेफिनेशन which is given in section 2 clause 7 में, यहां पे भी इंपॉर्टेंट है। अब ये डेफिनेशन 4 पार्ट में डिवाइड है। असेसी मीन्स, तो पहले तो उन्होंने मीन्स वर्ड यूज किया। अ पर्सन, तो ये मैंने पहले ही बता दिया, पहले आपको पर्सन बनना पड़ेगा, फिर ही आप क्या बन सकते हो? असेसी। असेसी मींस अ पर्सन बाय होम एनी टैक्स, अगर आपको डिपार्टमेंट में कोई टैक्स भरना बाकी रह गया है तो आपको असेसी बोला जाएगा। और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेएबल अंडर दिस एक्ट। अब एनी अदर सम ऑफ मनी में क्या क्या आ सकता है? इंटरेस्ट हो सकता है, फीस हो सकती है, एंड पेनाल्टी भी हो सकती है। तो आपको अगर डिपार्टमेंट को कुछ भी देना बाकी रह गया है तो सर आपका यहाँ पे आपको असेसी बोला जाएगा। नॉट ओनली दैट, एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम एनी प्रोसीडिंग अंडर द इनकम टैक्स हैज बीन टेकन फॉर असेसमेंट। मतलब कोई भी प्रोसीडिंग चालू है सर, आपका पेनाल्टी प्रोसीडिंग चालू है, कुछ भी प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट चालू है, तभी भी आपको असेसी बोला जाएगा।
कभी कभी हम डीम्ड टू बी एसएससी करके भी मानते हैं, मतलब आप एसएससी नहीं हो, आपकी असेसमेंट नहीं चालू है, लेकिन आप किसी और के लिए एसएससी माने जाओगे तो वहां पे डीम्ड टू बी एसएससी करके वर्ड यूज होता है। और टीडीएस का चैप्टर आप जब पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि अगर आपने टीडीएस टाइम पे नहीं भरा तो आपको एसएससी डीम्ड टू बी इन डिफॉल्ट माना जाता है। एसएससी डीम्ड टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट ये माना जाता है। तो ये जो है ये 3 अलग अलग वर्ड्स है, तो आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, तो आप इसको याद रख सकते हो। बट एटलीस्ट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट डेफिनेशन है। डेफिनेशन को 4 पार्ट में आपको पढ़ना है। पहला तो अगर आपका एनी अदर सम टैक्स और एनी अदर सम इज पेएबल अंडर दिस एक्ट। सेकंड है एनी प्रोसीडिंग इज अंडरटेकन अंडर दिस एक्ट। थर्ड आप डीम्ड टू बी एसएससी हो। और फोर्थ आप एसएससी डीम्ड टू बी इन डिफॉल्ट माना जाता है, तो भी सर आपको असेसी माना जाएगा। यहाँ पे असेसमेंट क्या होता है, मैंने बोला असेसमेंट इज द प्रोसीडिंग बाय विच एन इनकम इज असेस, इनकम ऑफ द असेसी इज असेस और डिटरमाइंड बाय द असेसिंग ऑफिसर, उसको एक्चुअली असेसमेंट बोला जाता है। समटाइम असेसमेंट इंक्लूड्स रीअसेसमेंट। असेसमेंट इंक्लूड रीअसेसमेंट मतलब आपका पहले से 143(3) हो चुका है, आपका स्क्रूटिनी असेसमेंट हो चुका है, अभी डिपार्टमेंट आपका रीअसेसमेंट ओपन करता है 147 में, दैट इज इनकम एस्केपिंग असेसमेंट करके कुछ माना जाता है। यह एडवांस लेवल का लॉ है, अगेन प्रोसीजरल एस्पेक्ट है, लेकिन आपको खाली बताने के लिए मैंने बता दिया असेसमेंट इंक्लूड्स रीअसेसमेंट। ओके, इसके अलावा यहाँ पे और 2-3 छोटे छोटे टर्म्स है, पहले वो क्लियर कर देता हूं मैं। सो व्हाट डू मीन बाय एवरेज रेट ऑफ टैक्स, और ये टर्म इंपॉर्टेंट भी क्यों है। अब मैंने आपको बता दिया, कोई आपका पकड़ लो पर्सन है, कोई फ्रेंड है आपका, वो बोल रहा है मेरा बाबा 20 लाख रुपीज का इनकम है, आई हैव 20 लाख रुपीज का इनकम, मेरा इंडिया में इनकम क्या रेट पे टैक्स होगा। अगर ऐसा किसी आपके फ्रेंड ने आपको पूछ लिया, अज्यूम दैट पर्सन इज नॉट फ्रॉम द CA बैकग्राउंड, ठीक है ना, वो उसने गलती कर ली ऐसा उसको लगेगा, क्योंकि तुम रिप्लाई कैसे दोगे, अच्छा आपका इनकम 20 लाख का है, आप रेसिडेंट हो कि नॉन रेसिडेंट हो, वो बोलेगा मैं रेसिडेंट है बाबा, ठीक है ना, आप इंडिविजुअल हो कंपनी हो, बोलेगा बाबा मैं इंडिविजुअल है। ओके, फिर आप बोलोगे आप सर सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन हो कि नॉर्मल सिटीजन है, वो बोलेगा बाबा मैं नॉर्मल सिटीजन है, मैं कहां से सीनियर सिटीजन दिख रहा है। फिर आप बोलोगे ओके ओके ओके, अभी आपको मैं कुछ सवाल पूछूंगा और आपको मैं आपको टैक्स के रेट बताऊंगा। आपका इनकम नॉर्मल रेट पे टैक्स होने वाला है। इस 20 लाख में कोई स्पेशल इनकम को तो नहीं है, कोई लॉटरी तो नहीं है, कोई कैपिटल गेन तो नहीं, कोई शेयर मार्केट से तो नहीं कमाया हुआ है आपने, ये सारे सवाल आप उसको पूछ लोगे। नहीं बाबा बोलेगा ये सैलरी है, सिंपल सैलरी में और कुछ नहीं करता, ठीक है ना। अब उसको बोलने का सुनो, फिर अभी आपका टैक्स कैसे निकलेगा, अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 लाख टू 5 लाख 5%, 5 लाख के बाद वो 10 लाख तक 20% लगेगा, अबाउट 10 लाख आपके ऊपर 30% लगेगा। सुनो इतना ही नहीं, अगर आपका इनकम अगर 5 लाख के नीचे होता तो आपको 12,500 तक का रिबेट मिलता, वो अभी आपको नहीं मिलेगा। अगर आपका इनकम 50 लाख के ऊपर होता तो आपको सरचार्ज लग जाता 10% का। अगर आपका इनकम 1 करोड़ के ऊपर चले जाएगा तो सरचार्ज लग जाएगा 15% का। अगर आपका इनकम 2 करोड़ के ऊपर चले जाएगा तो आपको सरचार्ज लग जाएगा 25% का। आपका इनकम अगर 5 करोड़ के ऊपर चला जाएगा तो आपको सरचार्ज लग जाएगा 37% का। और सुनो, वो जो 25% और 37% का जो सरचार्ज है ना, वो शेयर मार्केट से जब आप 111A में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाते हो ना, उसके ऊपर नहीं लगता, डिविडेंड इनकम के ऊपर वो नहीं लगता, और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है उसके ऊपर ये नहीं लगता। मतलब आपको नहीं लग रहा वो बेचारा पागल हो जाएगा, आप उसको क्या बता रहे हो, वो समझ में नहीं आएगा उसको। तो हमको असेसी को ना टेंशन नहीं देना होता इतना। हम क्या करते हैं, हमको जो भी फॉर्मूला लगाने कुछ भी करना होता है, हम खुद टैक्स निकाल देते हैं। टैक्स डिवाइड बाय टोटल इनकम, टैक्स डिवाइड बाय टोटल इनकम इनटू 100, ये जो होता है ये एवरेज रेट ऑफ टैक्स होता है। तो एफएम वालों को, एफएम मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट वालों को, अकाउंटेंट्स को, असेसी को हम बताते हैं ऑन एन एवरेज आपका इनकम इस रेट पे टैक्स हो रहा है। अब मान लो, मैं तो एक्चुअली कंप्यूट नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, मान लो इनकम, स्पेशल इनकम, नॉर्मल इनकम सब मिला जुला के इसका जो है वो सेस वगैरह लगा के सब कुछ करके इसका जो टैक्स आ रहा है वो आ रहा है 4 लाख, ठीक है ना। 4 लाख डिवाइड बाय 20 लाख इंटू 100%, ठीक है ना। 4 लाख डिवाइड बाय 20 लाख इंटू 100% अगर आप करोगे तो आपका टैक्स का रेट आ जाएगा, ठीक है ना, 20%। आपका टैक्स का रेट कितना आ जाएगा ऑन एन एवरेज, आपका सर टैक्स कितना लग रहा है 20% पे। ये कैसे निकाला है 4 लाख, वो आपको खाली सीक्रेट पता है, वो आपको उसको नहीं बताना है। तो इसको बोला जाता है एवरेज रेट ऑफ टैक्स। एवरेज रेट ऑफ टैक्स इज नथिंग बट टैक्स अमाउंट डिवाइड बाय टोटल इनकम इनटू 100, बस इतना है। इंडिया में फिर आपको कोई पूछता है कि मैक्सिमम क्या रेट पे इनकम टैक्स हो सकता है, कोई अगर आपको ऐसा पूछता है कि बताइए इंडिया में हाईएस्ट रेट क्या लग सकता है मुझे टैक्स का, उस रेट को बोला जाता है एमएमआर। उस रेट को क्या बोला जाता है इंडिया में, एमएमआर। एमएमआर का फुल फॉर्म है मैक्सिमम मार्जिनल रेट। एमएमआर का फुल फॉर्म है मैक्सिमम मार्जिनल रेट।
इसको आगे जाके आपको लॉ में यूज करना सिखाऊंगा। अभी आप खाली इतना समझो, इंडिया में हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स जो है वो है 30% प्लस 37% प्लस 4%। अब 37% इस 30 का निकलता है और इन दोनों का जो टोटल आएगा उसके ऊपर 4% निकलता है, तो इफेक्टिव रेट जो आता है वो 42.744 आता है। मुझे आप लोगों के ऊपर भरोसा नहीं है, आप लोग क्या जरा कैलसी पे ये करके मुझको दिखा दोगे ये नंबर कैसे आया? आपको कैलसी पे क्या लेना है 30 ना, 30 प्लस 37 करोगे तो यहीं पे 67 हो जाएगा। तो 30 प्लस 37 नहीं है, वो 30 का 37% निकालना है। तो कैसे किया जाता है? 30 आपको कैलसी पे लेना है प्लस 37% का बटन दबाना है आपको। परसेंट का बटन होता है, देखो कैलसी पे अगर आप अमीर रहोगे तो आपके कैलसी पे परसेंट का बटन रहेगा। तो 30 प्लस 37% अगर आप दबा दोगे तो क्या आंसर आता है इसका? 41.1। ये जो आया हुआ नंबर है इसके ऊपर प्लस 4% लगाना है आपको। हाँ, ये आया आपको 7744, ये आपका क्या हो गया? एमएमआर आ गया। एमएमआर निकालने आ गया, एग्जाम में एमसीक्यू में आएगा तो आपको यहाँ पे टिक करना होगा 42.744। सर ये क्या है? ये हाईएस्ट पॉसिबल रेट ऑफ टैक्स है विच विल बी एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल्स इन इंडिया। इससे ज्यादा टैक्स रेट एप्लीकेबल नहीं है, कुछ ज्यादा नहीं लेता गवर्नमेंट, आप देख ही सकते हो, ठीक है ना। आप करोड़ों में कमाओगे तो गवर्नमेंट खाली आपकी इनकम का मोटा मोटी 40 to 43% ले लेता है, ओके, ज्यादा नहीं लेता, ठीक है। गवर्नमेंट हमारा बहुत अच्छा है। तो यहां पे ये बातें हो गई। अभी ये थोड़ी बड़ी कॉन्सेप्ट है तो इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन एक छोटी सी कॉन्सेप्ट है जो कॉन्सेप्ट नंबर 26 में हमने लिख के रखी है, जिसको अदर प्रिस्क्राइब मोड से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, अदर प्रिस्क्राइब मोड, ठीक है। ये अदर प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि इंडिया में ब्लैक मनी का सर्कुलेशन अगर हमें रोकना है तो आपको पता चलेगा कि इंडिया में कैश का सर्कुलेशन हमें कम करना है। 2016 से लेके अभी तक डिमोनेटाइजेशन के स्पेसिफिकली बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन एवरी पॉसिबल स्टेप टू रिड्यूस द कैश सर्कुलेशन। जब कैश सर्कुलेशन इंडिया में, अब समझो कैश सर्कुलेशन इंडिया में कम करना था तो पहले तो उन्होंने डिमोनेटाइजेशन कर दिया और उसके बाद लकीली जियो लॉन्च हो गया। अगर जियो लॉन्च नहीं होता ना तो कैश सर्कुलेशन कम नहीं होता। सर जियो का इसमें क्या रोल है? जियो ने डिजिटल फोन में इंटरनेट पहुंचा दिया अफोर्डेबल कॉस्ट पे, और क्योंकि अफोर्डेबल कॉस्ट पे जियो ने इंटरनेट पहुंचा दिया, ठीक है, तो हो क्या गया कि डिजिटल इकोनॉमी, जो डिजिटल पेमेंट्स हम बोलते हैं, उसके जो फ्रीक्वेंसीज है वो बढ़ गए इंडिया में। आज आप बैंगलोर में, मुंबई में, किधर भी आप चले जाओ, वेजिटेबल वेंडर्स के पास भी गूगल पे और फोन पे का आपके पास ऑप्शन होता है कि आप स्कैन कर सकते हो, 12 रुपया होने दो, 15 रुपया होने दो, आप पे कर सकते हो। बहुत सारे टैक्सीज और ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स ने भी अब गूगल पे, फोन पे रखा हुआ है, क्योंकि छुट्टे का जो मगजमारी होता था बहुत पहले अपने मुंबई में कि 27 रुपीज का आपका बिल हुआ है तो आपको पता है आपको 30 रुपीज देना है, क्योंकि सामने वाला तो बोलना है कि भैया मेरे पास तो छुट्टा है नहीं, होगा तभी भी नहीं देगा वो, तो ये लमसम में ही हमको पे करना पड़ता था। अब वो प्रॉब्लम सारे जो है वो सॉल्व होना चालू हो गया है, क्योंकि अभी गूगल पे वगैरह ये सब चालू हो गया है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि कैश सर्कुलेशन हमको कम करना है। गवर्नमेंट ने पॉलिसीज तो बहुत सारी बना दी, डिमोनेटाइजेशन किया, डिजिटलाइजेशन किया, ये वर्चुअल करेंसीज लेकर आ गए, बहुत सारी चीजें उन्होंने की है। खाली उतना करके कैश सर्कुलेशन कम नहीं होगा, तो उन्होंने इनकम टैक्स में स्ट्रिक्ट नियम भी बना दिए कि 10,000 से ज्यादा इनकम टैक्स में, 10,000 से ज्यादा इनकम टैक्स में आपका क्या नहीं हो सकता, इनकम टैक्स में आप पेमेंट नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक सेक्शन आपको मैं पढ़ाऊंगा आगे जाके, पीजीबीपी में एक सेक्शन आता है, वो सेक्शन होता है 48(3). ये एक सेक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि इंडिया में आप 10,000 से ज्यादा किसी एक पर्सन को कैश नहीं दे सकते ऑन अ पर्टिकुलर डे, टू अ पर्सन इन अ डे आप पेमेंट नहीं कर सकते। तो ये प्रोविजन है। अब इस प्रोविजन का आप लोगों को इंटरप्रिटेशन क्या लेना है कि सर अगर 10,000 से पेमेंट नहीं दे सकते तो फिर कैश में तो दे नहीं सकते, तो और क्या क्या मोड से आप दे सकते हो? तो उन्होंने बोला कि आप अकाउंट पे ही चेक से आप पेमेंट कर सकते हो, अकाउंट पे ही चेक से आप पेमेंट कर सकते हो, आप अकाउंट पे ही ड्राफ्ट से पेमेंट कर सकते हो। अगर आपको 10,000 के ऊपर अगर पेमेंट करना है तो अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट, या आपको बैंक में जाके निकालना होता है। एक ईसीएस करके सिस्टम होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। मैंने जो अपना बैंक का लोन लिया है, मेरा एक आईसीआईसीआई बैंक का लोन चालू है, तो इंस्टॉलमेंट भरना गलती से रह ना जाए तो मैंने क्या करके रखा है, उसका ईसीएस एक्टिवेट करके रखा है। ईसीएस एक्टिवेट करने के लिए मैंने उनको एक चेक दिया था, खाली एक सिंगल चेक दिया था स्टार्टिंग में, उसको
उन्होंने ऑटो डेबिट में डाल के रखा हुआ है। ऑटो डेबिट मतलब सर मेरे बैंक अकाउंट में बाय डिफॉल्ट वो 4 तारीख या 5 तारीख को बाय डिफॉल्ट वो ईसीएस डेबिट हो जाता है, मतलब मुझे ऑनलाइन जाके पेमेंट नहीं करना पड़ता। अगर मुझे ऑनलाइन जाके पेमेंट करना होता है ईएमआई का और गलती से अगर मेरे माइंड में से चला गया तो वो लोग मुझको बहुत ज्यादा चार्जेस लगा सकते हैं। तो मैंने क्या करके रखा है, ईसीएस करके रखा है। ईसीएस इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। अब पहले से ये 3 सिस्टम तो पहले से थे इंडिया में। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारे डिजिटल करेंसी ऑप्शन आ चुके हैं जहां पे बैंक टू बैंक ट्रांसफर होता है, तो उसको उन्होंने बोल दिया अदर प्रिस्क्राइब्ड मोड से भी आप पेमेंट कर सकते हो। यू कैन मेक पेमेंट बाय यूजिंग अदर प्रिस्क्राइब मोड। और अदर प्रिस्क्राइब मोड में क्या क्या आता है वो आपको आगे चैप्टर्स में बार बार रिपीट होते जाएगा। मुझे आपको चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ाना है कि 10,000 के ऊपर अगर आप किसी को पेमेंट करते हो या कितना भी आप पेमेंट करो, 1,000 रुपए का करो, 200-500 रुपए का करो, अगर आप इंडिया के एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना चाहते हो तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि प्लीज 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 यूज दिस पर्टिकुलर मोड्स, क्योंकि यही मोड से क्या होगा, इंडिया का जो टैक्स बेस है वो बढ़ेगा। इंडिया का क्या बढ़ जाएगा, टैक्स बेस इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि आप जिनको जिनको कैश देते हो, मैं आपको लिख के देता हूं, वो ब्लैक मनी है, वो कभी शो नहीं होने वाला उनके बुक्स में। तो आप प्लीज पहले तो कैश देना बंद कर दो। आपने चाय भी पिया, 7 रुपए का चाय आप पेटीएम से आप उनको पेमेंट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उनको इंसिस्ट करो शॉप वाले को कि सर आप पेटीएम लगा लो, गूगल पे लगा लो। अगर आप जो शॉप वाला आपको पेटीएम या गूगल पे से पेमेंट करने देता नहीं, उस शॉप पे आप परचेस करना बंद कर दो। तो उसको रियलाइज होने दो कि वो ब्लैक इकोनॉमी को बहुत ज्यादा देर तक वो खींच नहीं सकता। अभी भी लोग बहुत सारे करते हैं, बहुत सारे होटल में बोलते हैं कि नहीं हमारे पास गूगल पे वगैरह है नहीं, क्योंकि उनको ब्लैक मनी बनाना है। क्योंकि व्हाइट मनी बनाएंगे तो उनको एक तो जीएसटी भी भरना पड़ेगा और उनको इनकम टैक्स से भी वो इनकम छुपा नहीं सकते, जो पहले ये दोनों से छुपाते थे। तो आपको तो इन्हीं पे तो करना ही है, ठीक है ना। आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि आप प्लीज क्या करो, सर आप ऑनलाइन भरो। सर आप बोलोगे तो इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, सर वो टैक्स भरेगा तो हमको क्या बेनिफिट मिलेगा। राजा, इंडिया का टैक्स बेस बढ़ेगा, मतलब इंडिया में टैक्स पेयर बढ़ जाएंगे, और इंडिया में अगर टैक्स पेयर बढ़ जाएंगे तो टैक्स रेट जो होगा वो कम होगा। एंड आई एम प्रीटी श्योर आज नहीं तो कल आप लोग टैक्स पेयर बनने वाले ही हो, और आपको तो इनकम कैश में नहीं आने वाली, मतलब आपकी इनकम टैक्स को पता होगी, और यू आर गोइंग टू पे हायर अमाउंट ऑफ टैक्स जस्ट बिकॉज देयर आर फ्यू पीपल हु आर नॉट पेइंग द टैक्स। तो टैक्स पेयर का क्वांटिटी बढ़ेगा तो ही टैक्स रेट इफेक्टिवली इंडिया में कम हो सकते हैं। तो अगर आप अपना फ्यूचर में टैक्स बचाना चाहते हो तो एज अ टैक्स प्रोफेशनल यू शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज प्रैक्टिस to increase the tax base of India. More and more people should pay tax. तो आप जब भी इसके बाद किधर भी पेमेंट करोगे तो आप कैसे पेमेंट करोगे, आप अदर प्रिस्क्राइब मोड से। अभी चेक वगैरह लेके तो आप चाय पीने जाओगे नहीं ना, चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और ईसीएस। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो, आप अपना डेबिट कार्ड यूज कर सकते हो, आप नेट बैंकिंग से पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हो, आप आईएमपीएस से पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हो। ये इमीडिएट सेटलमेंट होता है। आईएमपीएस क्या होता है कि मैंने अभी ट्रांसफर किया तो विद इन 2 सेकंड आपके अकाउंट में पैसे चले जाएंगे, लेकिन आईएमपीएस करने के चार्जेस लगते हैं। तो यूजुअली आपको क्या करना होता है, बड़ा पेमेंट अगर आप किसी के अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर करें तो आपको एनईएफटी करना होता है। इसका सेटलमेंट 2-2 घंटे बाद होता है, ठीक है ना। तो अभी मैंने 8 बजे अगर पेमेंट किया तो शायद 1-1.5 घंटा लगेगा आपके अकाउंट में पैसा आने के लिए, लेकिन एनईएफटी हमारी बैंक हमको यूजुअली फ्री देती है। आईएमपीएस जो होता है वो चार्जेबल होता है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी ऐप होता है जो बैंक यूज करती है। एनईएफटी जो होता है वो आरबीआई के रूल से चलता है। उसके अलावा और क्या किया जा सकता है, यूपीआई किया जा सकता है। यूपीआई मतलब गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे, ये आपके यूपीआई हो गए। आप आरटीजीएस भी करा सकते हो। आप बैंक में जाके चेक, जैसे अभी पकड़ लो मेरे 40 एम्प्लॉई है, 40 एम्प्लॉय को मुझे 40 चेक देने की जरूरत नहीं है। मैं 40 एम्प्लॉयज का बैंक अकाउंट का रिकॉर्ड में बैंक को दे सकता हूं और एक कॉमन चेक में उनको दे दूंगा, तो वो 40 के 40 अकाउंट में बैंक, एक चेक से 40 अकाउंट में बैंक पेमेंट ट्रांसफर कर देता है। उसको आरटीजीएस बोला जाता है। और आरटीजीएस सिंगल पेमेंट के लिए भी यूज किया जाता है, ऐसे नहीं कि मल्टीपल पेमेंट्स होंगे तो ही आरटीजीएस यूज होता है। आईएमपीएस का और एनईएफटी का लिमिट होता है, पर डे कितना हो सकता है, 2 लाख, 2.5 लाख, आपके अकाउंट्स के ऊपर डिपेंड होता है, टाइप ऑफ अकाउंट के ऊपर। आपको बड़ा पेमेंट करना है, किसी को 50 लाख का पेमेंट करना है, अब ना ही आप आईएमपीएस करोगे ना ही आप एनईएफटी करोगे, तो ऐसे केस में आपको आरटीजीएस करना होता है। और फिर आपको पता ही है भीम आधार पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का खुद का यूपीआई तो उन्होंने लॉन्च किया है, तो भीम आधार पे भी आप यूज कर सकते हो। तो दीज आर दी अदर प्रिस्क्राइब मोड। डे 1 से ही आपको पता होना चाहिए, चैप्टर 1 में आपको मैंने ऐसा बता दिया, ताकि आप, मैं चाहता हूं यू शुड लिव अ कॉन्शियस लाइफ, ठीक है ना, कॉन्शियस टैक्स पेयर आप बनो और आप इंडिया की इकोनॉमी को हेल्प करो।
तो अभी इस चैप्टर में का ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है, खाली एक ही चीज है जो मैंने डिस्कस नहीं की मेरे हैंड रिटन नोट्स में से, एंड दैट इज अनडिस्क्लोज इनकम। वी विल स्टार्ट डिस्कशन ऑफ अनडिस्क्लोज इनकम लिटिल लेट। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ना मॉड्यूल से वॉक थ्रू कराऊंगा। अलाउ मी टू वॉक थ्रू द मॉड्यूल कि मॉड्यूल में से हमने अभी तक क्या क्या कवर अप कर लिया है, तो आपको एक अच्छा ग्रिप आएगा। आई होप आप लोगों के पास स्टडी मटेरियल है, नहीं होगा तो प्लीज आप ऑनलाइन जाके स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर दीजिए। आईसीआई की पोर्टल पे स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है www. या तो मैं दिखाई देता हूं आप लोगों को कहां से आपको डाउनलोड करना है, क्योंकि बहुत सारे नॉन सीए स्टूडेंट भी ये लेक्चर देखते हैं। तो आप ICAI.org पे अगर आप जाते हो तो इस वेबसाइट पे आपको यहाँ पे स्टडी मटेरियल मिलेगा, आप देख सकते हो। यहाँ पे आप स्टूडेंट्स पे जाओ, बोर्ड ऑफ स्टडी नॉलेज पोर्टल पे, यहाँ पे वो बोलेगा कि नॉलेज पोर्टल की वेबसाइट अलग है, वहां पे क्लिक करो आप, ठीक है ना। ये BOS का हमारा वेबसाइट ओपन होता है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारा उन्होंने कंटेंट रखा है आपको फ्री में अवेलेबल करके। तो इसमें का आपको कहाँ पे क्लिक करना है, स्टडी मटेरियल के ऊपर क्लिक करना है। आप स्टडी मटेरियल के ऊपर क्लिक करोगे तो मैंने इंटरमीडिएट की बुक्स में से पढ़ा रहा हूँ फिलहाल, तो आप इंटरमीडिएट, क्योंकि फाइनल के अभी तक बुक्स लॉन्च नहीं हुए हैं। यहाँ पे सारे पेपर उन्होंने लिस्ट करके रखे हैं। हमें टैक्सेशन चाहिए पेपर नंबर 4, तो आप यहाँ पे जाके क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, May 22 और नवंबर 22। हम जो पढ़ने वाले हैं वो May 23 के बुक्स में से पढ़ने वाले हैं, लेकिन अगर आप नवंबर के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो आप अपने मटेरियल को डाउनलोड कीजिए। और ये देखिए यहाँ पे इन्होंने सारे चैप्टर लिस्ट डाउन करके रखे हैं। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं पढ़ाने वाला हूँ वो चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने वाला हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो अगर आपके पास ये डाउनलोडेड नहीं होगा तो प्लीज आप डाउनलोड करके आपके पास ये रेडी रखिए, ताकि इसमें से आप मार्किंग वगैरह कर सकते हो। डिजिटल कॉपी भी आप रेडी रख सकते हो। डिजिटल कॉपी के ऊपर आपको मार्किंग करने के लिए आपके पास या तो PDF एडिटर होना चाहिए, या तो आप माइक्रोसॉफ्ट एज में इसको ओपन करो तो आप डिजिटल के ऊपर भी आप कॉपी में लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे चलेगा। मेजॉरिटी चीजें हमारी हो चुकी है डिस्कस करके। आपके अगर प्रिंटेड मॉड्यूल है तो आप प्रिंटेड मॉड्यूल में भी मार्किंग करके ले सकते हो। सर व्हाट इफ हमारे पास पुराना मॉड्यूल है, पुराना मॉड्यूल है और नए मॉड्यूल में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, आप पुराना मॉड्यूल भी यूज कर सकते हो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर डिस्कशन ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट फ्रॉम स्टडी मटेरियल in the next lecture.